हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि दो सब टॉपिक है, एक तो लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर और दूसरा कास्ट सेंसस। तो चलिए देखते हैं ये दोनों टॉपिक एक एक करके। तो रिजर्वेशन का जब हम बात करते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे देश में रिजर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और जब लोकल रिजर्वेशन का बात करते हैं तो अलग अलग स्टेट्स ट्राई करता है कि रीजनल लेवल पे जो इंडिजिनस लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब मिले। और ये अलग अलग तरीके से होता है, कहीं पे लैंग्वेज का इशू यूज़ करके। लेकिन अब जो रिजर्वेशन का है वो प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड हो रहे हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन का डिमांड हो रहा है। और गवर्नमेंट अलग अलग कुछ ऐसे स्टेप्स भी या जो रूल्स भी कुछ वैसे बनाए हैं। अगर हम आर्ग्यूमेंट देखें इन सपोर्ट और अगेंस्ट तो दोनों पर्सपेक्टिव आपको समझना पड़ेगा, सपोर्ट में भी और अगेंस्ट में भी। अगर सपोर्ट का देखें तो पहला तो यही है कि जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले वहाँ के लोकल लोगों का है, क्योंकि वो वहीं रह रहे हैं, कहीं और मूव आउट नहीं किए। और उन्हीं लोगों का रिसोर्सेस हैं, उन्हीं लोग की ज़मीन है। तो सन ऑफ द सॉइल थ्योरी के बेसिस पे उनका पहला हक है। दूसरा है कि जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब कम होते जा रहे हैं तो जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोगों को जॉब मिले और ना कि बाहर के लोगों आके वहाँ पे उनका जॉब ले ले। ये भी दूसरा फैक्टर है। तीसरा है कि सेलेक्टिवली डिस्क्रिमिनेटिंग कॉरपोरेशंस, मतलब कि कई बार एम्प्लॉयर्स जो है लोकल वर्कर्स मानते हैं कि वो डिसिप्लिन नहीं है उनके पास या अनविलिंग है न्यू ट्रेड्स के लिए। तो कई बार ऐसे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और बाहर के लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसके अगेंस्ट भी ये आपका आर्ग्यूमेंट होगा। चौथा है कि माइग्रेशन के इशू को एड्रेस करने के लिए, मतलब कि जब लो पेड जॉब में रिजर्वेशन होगा तो ऑफ कोर्स जो बाहर के लोग हैं वो नहीं आएंगे। और जो ये माइग्रेशन का प्रॉब्लम है या ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे माइग्रेंट्स आ जाते हैं, उसका इशू बेटर हैंडल होगा। ये सारे आपके सपोर्ट में है। उसी तरह क्राइम रेट भी घटेगा, क्योंकि जब लोकल यूथ को जॉब मिल रहा है तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन कम होगा और वो बेटर ज़्यादा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव होंगे। नेक्स्ट है कि जो स्टेट का जीडीपी है उसको बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ऐसे लोग जो इंडिजिनस लोग हैं उनको जब इनकम होगा तो वो खुद जो लोकल लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे और इस तरह से एक स्पिल ओवर इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि एक आदमी लोकल लेवल पे इन्वेस्ट कर रहा है, वो घर है या अपनी फैमिली के लिए है, तो इस तरह से स्टेट जो जीडीपी है उसको बेटर होगा। नेक्स्ट है अग्रेरियन डिस्ट्रेस, मतलब कि एग्रीकल्चर में ऑलरेडी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है। तो जब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट में तो है ही, साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन होगा तो ऐसे लोग वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अग्रेरियन से ये शिफ्ट हो सकता है बाकी सेक्टर्स में। लेकिन बात है कि आपको दूसरा पक्ष भी समझना पड़ेगा। इसका जो दूसरा पक्ष है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। या अगर आर्टिकल 14 और 16 का बात करो या आर्टिकल 19(1)(g के बात करो जो कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस का बात करता है, तो उसमें उसके अगेंस्ट है अगर रिजर्वेशन होगा प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा है कि ये जो रीजनलिज्म या जो सन ऑफ द सॉइल का सिंड्रोम है वो और ज़्यादा बढ़ेगा लोगों में। तीसरा है कि जो लेबर मार्केट है ये और ज़्यादा सेग्रीगेट होगा, मतलब कि आप एक तरह का कंपल्सन लगा रहे हो प्राइवेट सेक्टर पे, तो जो कि प्राइवेट सेक्टर के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सही नहीं होगा और वो हो सकता है कि उस स्टेट से ही शिफ्ट कर जाए। नेक्स्ट है कि ये एक तरह से लाइसेंस राज का एक नया फॉर्म देखा जा सकता है, क्योंकि अब कंपनीज को गवर्नमेंट के अनुसार ही लोगों को रखना पड़ेगा। तो एक तरह का ये लाइसेंस है कि आप इतने ही लोगों को बाहर से रख सकते हो, या इन सारे जॉब्स में आपको लोकल यूथ को ही एम्प्लॉय करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है कि नो सॉल्यूशन टू कोर इशू। देखिए इस तरह से जो प्रॉब्लम्स है रीजनल लेवल पे, जो भी इश्यूज है वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। जो बल्कि हमें इस बात पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हम अपने यूथ को कैसे मार्केट ओरिएंटेड बनाए, कैसे उनका अपस्किलिंग हो, रीस्किलिंग हो और उनको स्किल दिया जाए ताकि वो बेटर जॉब खुद से अर्जित कर पाए, ना कि उन रिजर्वेशन के बेसिस पे।
नेक्स्ट है कि कम्पिटिटिवनेस। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए कम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। छोटी छोटी लेवल पे भी उसको प्रॉफिट पे अपना ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह के रेगुलेशन जो है कहीं ना कहीं जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, कम्पिटिटिवनेस और एफिशिएंसी पे असर करती है। जो वो उनका जो मेरिट बेस्ड जो उनका पूरा एक सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर का, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा और ये गवर्नमेंट का एक तरह का इम्पोजिशन है ऑन द प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट है कि रिस्ट्रिक्ट्स पूल ऑफ कैंडिडेट। मतलब कि जब आप इस तरह से जो कॉरपोरेट है उस पर इस तरह से रेगुलेशन बनाते हो कि आप लोकल ही यूथ एम्प्लॉय कर सकते हो, तो आप उसके जो कैंडिडेट की का जो एक रिसोर्स है उसको आप बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, क्योंकि पहले वो 100 लोगों को ध्यान में रख के रिक्रूट कर सकता था, अब वो घट के 10 लोग ही रह जाएंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, कि इंडस्ट्रीज जो वो जैसा मैंने कहा कि अलग जगह दूसरे स्टेट उसके पास बेटर अल्टरनेटिव रहेगा, तो ऑफकोर्स वो दूसरे स्टेट में जहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ शिफ्ट कर जाएगी। तो इस तरह से हमें रीजनल इनइक्वालिटी पे को ब्रिज करने की ज़रूरत है। साथ में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब क्रिएट हो सकता है, जैसे टेक्सटाइल हो गया या लेदर इंडस्ट्रीज़ हो गए या एमएसएमई सेक्टर्स हो गए, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में इंसेंटिव्स भी देने की ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ को। उसी तरह नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस यानी कि ऐसा सेंसस जिसमें कि लोगों की जनगणना इस तरह से हो ताकि कास्ट भी उनका पता चले। तो कास्ट वाइज टेबुलेशन पे बहुत सारे डिबेट्स चल रहे हैं, तो दोनों जो इसका आर्ग्यूमेंट्स फॉर है, जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है उसको समझ ले। तो एक तो पहला जो आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट कास्ट सेंसस वो ये है कि ऑलरेडी जो बाकी कुछ सेंसस और न्यूमरेशन होते हैं उसमें ऑलरेडी कास्ट के बारे में डाटा है, ठीक है। जैसे कि हो गया नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस का या एनएफएचएस का, तो ऑलरेडी ये इनके पास कुछ डाटा है कास्ट का। तो ऐसा नहीं है कि टोटल लैकुना है कास्ट के बारे में जो डाटा है उसका। दूसरा है कि ऑपरेशनल चैलेंजेस यानी कि जो ये कास्ट सेंसस होगा इतने बड़े लेवल पे करना, तो उसका एक अलग ऑपरेशनल चैलेंज है। और कैसे वो निर्धारित होगा कि जो डाटा मिल रहा है वो सही है, जो इंसान मैंने बताया कि मैं इस कास्ट से हूँ तो वो सही है या नहीं, तो उसका एक पूरा अलग ऑपरेशनल एक चैलेंज है। वो कैसे क्लासिफिकेशन होगा, क्योंकि जब आप जाति का बात करते हो, कास्ट का बात करते हो, तो अलग अलग स्टेट में वो अलग अलग जाति है और सब जाति है, तो सब कास्ट है, तो वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऑपरेशनल चैलेंजेस है। तीसरा है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। हमारे देश जो हम लोग अब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या जरूरी है कास्ट जैसे पुरानी प्रथा को कंटिन्यू करना? आप एक तरह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को फ्यूल कर रहे हो और साथ में जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है इसको और ज़्यादा बूस्ट कर रहे हो, जबकि हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और इन सारे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वोटिंग और इलेक्शन करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब इस तरह से ये जो डिवाइड एंड रूल का जो ब्रिटिश का पॉलिसी है वही एक तरह से कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि आप कहीं पे रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो, कहीं पे कास्ट के बेसिस पे, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट है कि जब आप कास्ट के बेसिस पे और ज़्यादा डाटा कलेक्ट करोगे, आपके पास सेंसस होगा, तो हो सकता है और ज़्यादा डिमांड बढ़े। जो सब कास्ट है हर एक कास्ट के बीच में उनकी तरफ से आपको डिमांड आए, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हो सकता है इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, ठीक है। अब ये तो समझ गए हम लोग कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है अगेंस्ट कास्ट सेंसस, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो कास्ट सेंसस को फेवर करते हैं। जैसे कि सर्वे जो है वो सेंसस नहीं है, सेंसस और सर्वे के बीच में एक अंतर है जो आपको समझना पड़ेगा। सर्वे एक एस्टिमेट देता है, लेकिन सेंसस जो है आप एक्चुअल में काउंट करते हो कि कितना इन है हर एक कास्ट का। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस दैट सम सेंसस टेबल्स आर रिलीज्ड 5 और 7 years आफ्टर द सेंसस इज़ कम्प्लीटेड। मतलब कि जो टाइम गैप है उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी बहुत लेट से वो डाटा होता है और जब तक वो डाटा आता है तब तक वो किसी काम का नहीं होता, बिकॉज इट्स सच एन ओल्ड डाटा, ठीक है। तीसरा है कि
It is not just necessary to understand people's socio-economic status by caste and subcaste, but can also be valuable in designing, मतलब कि जो vulnerable section है उसको हम ज़्यादा better target कर सकते हैं, उनके अनुसार हम better affirmative action ले सकते हैं। जो वैसे caste है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसको उसके अनुसार हम लोग policies बना सकते हैं, तो इसलिए भी वो डाटा जरूरी हो जाता है। और जो लास्ट पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि कास्ट डाटा नहीं है तो डिमांड नहीं आ रहा, डिमांड तो आ ही रहा है ना, कभी जाट कम्युनिटी से, कभी बाकी कम्युनिटी से, कभी मराठा कम्युनिटी से, अलग अलग कम्युनिटी से ऑलरेडी डिमांड आ रहे हैं, तो आप इसको नहीं बना सकते हो एज एन एक्सक्यूज़ ऑफ नॉट डूइंग कास्ट सेंसस। तो ये दोनों तरफ का आपका आर्ग्यूमेंट है जो आप समझ गए होंगे। तो वही बात है कि हम लोग को समझना पड़ेगा कि कास्ट डाटा की यूटिलिटी क्या है, किस तरह से उसका यूटिलाइज होगा। ऐसा नहीं हो कि उसको पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए यूज़ किया जाए। दूसरा है कि जो अवेलेबल डाटा है उसको उसका यूज़ तो कीजिए, ऐसा तो है नहीं कि वो उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। दूसरा है कि हाँ, ज़रूरी है कि सेंसस में कुछ चेंजेस लाए जाएं, लेकिन उसका सही तरीके से भी यूज़ होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने समझा कास्ट रिलेटेड जो दोनों आर्टिकल्स थे आपके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।